रायपुर गांव में माधव सेठ नाम का एक बहुत ही चतुर व्यवसायी रहता था। पूरे गांव में उसकी सबसे बड़ी किराने की दुकान थी। आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, हर जरूरत का सामान उसकी दुकान पर मिल जाता था। दूर दूर के लोग भी उसी की दुकान पर खरीदारी करने आते थे। एक सुबह माधव सेठ अपनी दुकान खोलकर हिसाब किताब देख रहा था। तभी उसने अपने नौकर गोपाल को पास बुलाया। गोपाल, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। व्यापार में कमाई मेहनत से नहीं, समझदारी से होती है। जी मालिक, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। माधव सेठ मुस्कुराया और बोला, अगर कोई ग्राहक 1 किलो चीनी खरीदने आए और उसका दाम 50 रुपए हो, तो क्या वो हमें 51 रुपए देगा? नहीं मालिक, कोई भी 1 रुपया ज्यादा नहीं देगा। बस यही बात याद रखना। जब ग्राहक हमें 1 पैसा भी ज्यादा नहीं देता, तो हम भी उसे 1 दाना ज्यादा नहीं देंगे। जितना तौल हो उतना ही सामान देना, गलती से भी अतिरिक्त मत देना। जी मालिक, आपकी बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। माधव सेठ ने फिर कहा, धन छोटी छोटी बचत से बनता है। जो व्यापारी हर चीज का हिसाब रखता है, वही आगे बढ़ता है। जी मालिक, अब से मैं हर सामान बिल्कुल सही तोल कर ही दूंगा। गांव के लोग अच्छी तरह जानते थे कि माधव सेठ बहुत धनवान था, लेकिन उतना ही स्वार्थी भी। वो किसी गरीब की मदद करना तो दूर, कभी किसी को उधार तक नहीं देता था। लोग मजबूरी में उसी की दुकान से सामान खरीदते थे, पर उसके व्यवहार से कोई खुश नहीं रहता था। इसके विपरीत उसकी पत्नी सुशीला का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो संपन्न परिवार में रहते हुए भी बहुत दयालु थी। किसी के घर खाने का अनाज ना हो, किसी बच्चे के पास कपड़े ना हो या कोई बीमार हो जाए, तो वो चुपचाप उसकी सहायता कर देती थी। उसका मानना था कि धन का असली मूल्य दूसरों के काम आने में है। एक दिन सुबह माधव सेठ अपने घर के आंगन में बैठा चाय पी रहा था। तभी बाहर गली से किसी की ऊंची आवाज सुनाई दी। पुरानी चीजों के बदले अनोखी चीज ले लो, कोई है क्या? माधव सेठ ने उत्सुक होकर सिर उठाया। उसे लगा कि आज कोई ऐसा सौदा मिलने वाला है जिसमें वो फिर से अच्छा लाभ कमा सके। कुछ ही देर बाद गली से फिर एक अनोखी आवाज सुनाई देने लगी। ले लो, जंगल का अनमोल माल ले लो, कोई तो खरीद लो। माधव सेठ ने उत्सुक होकर बाहर झांका। आवाज उसी जंगल में रहने वाले युवक की थी, जिसका नाम भीमा था। उसने कंधे पर बांस की टोकरी टांग रखी थी और सिर पर कपड़ा बांधा हुआ था। माधव सेठ ने उसे पास बुलाते हुए कहा, अरे भाई, जरा इधर आओ, क्या बेच रहे हो? भीमा मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, जंगल की खास चीज है, हमारे यहाँ इसे वन मुर्गा कहते हैं। उसने टोकरी नीचे रखी। माधव सेठ ने जब नीचे देखा, माधव सेठ की आंखें चमक उठी। अंदर 2 बड़े बड़े तंदुरुस्त जंगली पक्षी बैठे थे। शहर के बाजार में उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। माधव सेठ मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, इसे तो इनकी असली कीमत का जरा भी अंदाजा नहीं है। अगर सस्ते में मिल गए तो बड़ा फायदा होगा। उसने चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाते हुए कहा, ये तो मुझे साधारण से लग रहे हैं। कितने लोगे? सेठ जी, एक जोड़ी के 250 रुपए दे दीजिए। माधव सेठ तुरंत बोला। बहुत ज्यादा मांग रहे हो, मैं तो सिर्फ 120 रुपए दूंगा। भीमा कुछ पल सोच कर बोला, अगर आपको ठीक लगे तो ले जाइए, मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है। अच्छा ठीक है, दे दो। माधव सेठ ने पैसे भीमा को दे दिए और पक्षियों की जोड़ी अपने पास रख ली। सौदा होते ही उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। अगली बार भी ऐसी चीज मिले तो सीधे मेरे पास ही आना। जरूर सेठ जी, सबसे पहले आपके घर ही आऊंगा। धन्यवाद। भीमा धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। माधव सेठ खुशी खुशी घर के अंदर पहुंचा और अपनी पत्नी सुशीला को वो जोड़ी दिखाते हुए बोला, देखो, आज मैंने कितना बढ़िया सौदा किया है। बाजार में ये कई गुना महंगे बिकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम दाम में खरीद लिए। सुशीला ने पक्षियों को देखा और फिर शांत स्वर में बोली, किसी की अनजानता का फायदा उठाकर कमाया गया लाभ ज्यादा दिन टिकता नहीं है।
सच्चा व्यापारी वही होता है जो ईमानदारी से व्यापार करे। माधव सेठ हंस पड़ा। तुम भी ना, व्यापार में दया नहीं, दिमाग चलता है। सुशीला चुप हो गई, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये बात खटक रही थी कि लालच एक दिन जरूर कोई बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। लगभग 1 सप्ताह बाद माधव सेठ हमेशा की तरह अपने घर के बरामदे में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। तभी बाहर से फिर भीमा की आवाज सुनाई दी। पुरानी चीज, मजबूत चीज, कोई खरीद लो। अरे ओ भीमा, इधर आओ। भीमा, इस बार क्या लाए हो? भीमा ने सिर से कपड़े में लिपटी एक बड़ी धातु की हांडी उतारी। वो पुरानी जरूर थी, लेकिन इतनी चमकदार और मजबूत थी कि पहली नजर में ही बहुत कीमती लग रही थी। माधव सेठ ने उसे हाथ में लेकर गौर से देखा। उसके मन में फिर वही लालच जाग उठा। इसकी क्या कीमत है? सेठ जी, 500 रुपए दे दीजिए। ये हमारे परिवार की कई साल पुरानी निशानी है। माधव सेठ तुरंत बोला। इतने पुराने बर्तन के 500 रुपए? मैं तो 200 रुपए दूंगा। लेना हो तो लो, नहीं तो रहने दो। भीमा कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है सेठ जी, अगर आपको यही उचित लगता है तो ले जाइए। माधव सेठ ने बिना देर किए पैसे गिने। उसे फिर से लगा कि उसने एक और बेहद फायदेमंद सौदा कर लिया है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार उसकी चालाकी ही उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। माधव सेठ उस सुनहरी हांडी को रोज बड़े गर्व से साफ करता। जब भी कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता, वो हांडी की ओर इशारा करके मुस्कुराते हुए कहता, देख रहे हो, असली व्यापारी वही होता है जो सस्ता खरीद कर महंगा बेचना जानता है। ये बर्तन मुझे सिर्फ 200 रुपए में मिला है। गांव के कुछ लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते, तो कुछ मन ही मन सोचते कि माधव फिर किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर आया होगा। उधर सुशीला हर रोज वही बात दोहराती। धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की अनजानता का फायदा उठाकर कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। माधव हंसकर जवाब देता। तुम व्यापार क्या जानो, दुनिया चतुर लोगों की है। दिन बीतते गए। करीब 15 दिन बाद सुबह सुबह फिर भीमा गांव में आया, लेकिन इस बार वो कोई सामान बेचने नहीं आया था। उसके साथ उसके कबीले के 2 बुजुर्ग भी थे। माधव ने उन्हें देखते ही कहा, अरे भीमा, आज क्या लाए हो? कोई नई कीमती चीज? भीमा मुस्कुराया और बोला, आज मैं बेचने नहीं, बल्कि एक सच बताने आया हूँ। माधव चौंक गया। कैसा सच? भीमा ने शांत स्वर में कहा, जिस हांडी को आप इतने गर्व से सबको दिखाते हैं, वो हमारे घर की सबसे साधारण हांडी थी। उसकी असली कीमत सोने की वजह से नहीं, बल्कि मेरी माँ की यादों की वजह से थी। माधव कुछ समझ नहीं पाया। फिर तुमने उसे सिर्फ 200 रुपए में क्यों बेच दिया? भीमा बोला, क्योंकि मेरी माँ मरने से पहले हमेशा कहती थी, जिस इंसान के मन में लालच होगा, वो किसी की मजबूरी देखकर सही कीमत कभी नहीं देगा। मैं हर साल एक ऐसे व्यापारी की परीक्षा लेता हूँ जो खुद को सबसे चतुर समझता है। मैं देखता हूँ कि कौन मेरी मजबूरी समझकर उचित दाम देता है और कौन मुझे मूर्ख समझकर फायदा उठाता है। इतना सुनते ही वहाँ आसपास खड़े गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, माधव, व्यापार में लाभ कमाना गलत नहीं, लेकिन किसी की मजबूरी देखकर उसे और कम दाम देना कभी बुद्धिमानी नहीं कहलाता। दूसरे बुजुर्ग बोले, आज अगर तुमने उसकी सही मदद की होती तो पूरे गांव में तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा होती। अब पहली बार माधव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे अपनी पत्नी सुशीला की हर बात याद आने लगी। वो चुपचाप घर के अंदर गया, अपनी तिजोरी खोली और पैसे लेकर बाहर आया। उसने भीमा के सामने पैसे फ्रौटते हुए कहा, भीमा, मैंने तुम्हें गरीब और अनजान समझकर तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये उस हांडी की पूरी कीमत है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। भीमा ने पैसे लेने की बजाय मुस्कुराकर और कहा, मुझे इन पैसों की नहीं, आपके बदलने की खुशी चाहिए। अगर आपने सच में अपनी गलती समझ ली है
तो आज से किसी गरीब के साथ कभी अन्याय मत कीजिए। माधव की आंखें नम हो गईं। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मेरी दुकान से कोई भी ग्राहक गलत तोल या गलत व्यवहार लेकर नहीं जाएगा। उस दिन के बाद माधव सचमुच बदल गया। उसने अपनी दुकान पर सही तौल देना शुरू कर दिया। गरीबों को जरूरत पड़ने पर उधार भी देने लगा। कई बार वो अनाथ बच्चों और जरूरतमंद परिवारों की बिना बताए मदद करने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। अब लोग उसकी दुकान पर सिर्फ सामान खरीदने नहीं, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार की वजह से आने लगे। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। एक दिन सुशीला मुस्कुराकर बोली, देखा, ईमानदारी से कमाया गया विश्वास सबसे बड़ा धन होता है। आज समझ आया कि सबसे बड़ा व्यापारी वो नहीं जो सबसे सस्ता सौदा करे, बल्कि वो है जो सबसे सच्चा सौदा करे। माधव की इस अच्छी और दयालु सोच के साथ माधव सुशीला के साथ अपना जीवन खुशी खुशी ईमानदारी के साथ बिताने लगा।